तो कल हम लोगों ने जहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट का काम रुका था वो बेसिकली ये था कि हमको अब ये पता चल चुका है कि आपके पास जो 3D में क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उन क्रिस्टल सिस्टम्स को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। बताओ क्या वो होते हैं? टोटल 7 पार्ट्स जो ऑलरेडी मैं कल बता चुकी हूँ, और उन 7 पार्ट्स की क्या ट्रिक है इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज देखो हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है ब्रेवियास लैटिस। अब ये जो ब्रेवियास वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ये बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने इस चीज़ को खोजा था उनके ऑनर के लिए, उनके नाम पर इस टॉपिक को रखा गया है। और लैटिस वर्ड जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। तुम्हें याद होगा लैटिस पॉइंट्स है ना, स्पेस लैटिस, लैटिस याद आ रहा है? बस ये वही चीज़ है। तो बेसिकली अगर मैं इस बारे में बात करती हूँ कि ब्रेवियास लैटिस क्या है, तो तुम्हें अभी इतना तो पता है कि 3D में हम लोगों के पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं बताओ? कल उनके नाम को याद रखने की ट्रिक बताई थी। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? सबसे पहले नाम आ जाएगा आप लोगों के पसंदीदा, बोलो किसका? क्यूबिक का। ठीक है, ओके, क्यूबिक का नाम लिख दिया। उसके बाद बताओ आखिरी में मैंने किसका नाम लिखने को कहा था तुम लोगों को कल की क्लास में? तो कल की क्लास में आखिरी में लिखने को कहा था किसका नाम? आपके रोम्बोहेड्रल का। तो ये आखिरी में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का रोम्बोहेड्रल। अच्छा, रोम्बोहेड्रल से मैंने कहा था पहले किसका नाम याद रखोगे? हेक्सागोनल। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल। अच्छा, क्यूबिक के बाद किसका नाम आता है? उसके बाद आता है टेट्रागोनल। तो ये हो गया हम लोगों का टेट्रागोनल। ठीक है, अब बात आती है बचे हुए 3 की। तो 3 के लिए मैंने तुमको ट्रिक बताई थी OMT। ये वर्ड आपको याद रखना है। O स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये ऑर्थोरोम्बिक। M स्टैंड्स फॉर आप लोगों का मोनोक्लिनिक, और उसके बाद T स्टैंड्स फॉर यह आ गया आप लोगों का ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये इस तरीके से टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हम लोगों ने ऑलरेडी 3D में एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज़ पढ़ी है। इन्हें किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि इनके साइड्स किस तरीके से आपस में इक्वल है ना, इन लोगों का क्या एंगल्स है, अल्फा बीटा गामा किस तरीके से है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि ब्रेवियास लैटिस है क्या। ब्रेवियास लैटिस ये कहता है, मतलब बेसिकली ब्रेवियास ये कहते हैं, ये मैथमेटिकली इन्होंने कैलकुलेशंस की और उन्होंने कहा कि इन टोटल 7 क्रिस्टल्स, 3D के जो टोटल आपको 7 क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, इन टोटल 7 क्रिस्टल्स को हम और क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्लासीफाई अगर हमने इनको किया तो सच दैट इन सब की क्लासिफिकेशन का अगर मैं एडिशन करूं तो टोटल 14 पॉसिबल केसेस तैयार होते हैं। बस उन्हीं 14 पॉसिबल केसेस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ब्रेवियास लैटिस। जैसे मैं बता दूं, जो क्यूबिक सिस्टम होता है इसको बेसिकली टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ओके। आप लोगों के पास जो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम होता है, ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, इन लोगों को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है? 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे करते करते हम लोग हर क्रिस्टल को क्लासिफाई करते हैं। किसी केस में ये चीज़ 3 होती है, किसी केस में ये चीज़ 4 होती है। ठीक है, बराबर, लेकिन इस तरीके से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब मैं इन सारी ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की, ये जो आपके 7 क्रिस्टल्स हैं, कौन से वाले? 3D वाले, अगर मैं इनको फर्दर, हम इनको क्या करें बताओ? क्लासीफाई करें, तो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन से हम ये पाएंगे कि इनको फर्दर क्लासिफिकेशन करने से टोटल यहाँ पे आपके पास 14 पॉसिबल केसेस तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं? टोटल 14 पॉसिबल केसेस तैयार हो रहे हैं। और बस अच्छा, इन्हीं टोटल 14 पॉसिबल केसेस को उन्होंने नाम दिया क्या? हम आपका ब्रेवियास लैटिस। ये हम लोगों ने उनको क्या कर दिया? नाम दे दिया उनके ऑनर में। बस यही होता है ब्रेवियास लैटिस। तो पेपर में बोर्ड्स लेवल पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ब्रेवियास लैटिस एंड एक्सप्लेन। तो आपको 1 लाइन में लिखना पड़ता है
कि ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, लेकिन इसका पूरा का पूरा चार्ट बनाना होता है कि आखिर ब्रेवियस लैटिस के वो 14 टाइप्स थे क्या। तो अभी उन चार्ट को हम समझते हैं एक एक करके। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया। जैसे कि क्यूबिक, तुम जानते हो क्या होता है। क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होते हैं, ए बी सी आपस में इक्वल होते हैं, वो तो कल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट इस क्यूबिक सिस्टम को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। यानी कि तीनों देखने में कैसे लगेंगे आप लोगों को, क्या लगेंगे बताओ। सिंपल मतलब इन तीनों ही केसेस के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 रहेगा। परंतु फर्क इतना रहेगा कि पहला वाला जो केस है वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि सिर्फ उसके कॉर्नर एटम्स देखो ऑक्यूपाई हुए हैं। जो दूसरा वाला है वो बॉडी सेंटर्ड है, यानी कि उसमें आपके कॉर्नर एटम्स तो ऑक्यूपाई हुए ही हुए हैं और साथ ही साथ में एक एटम आपकी बॉडी के सेंटर में भी है। और उसके बाद फेस सेंटर्ड क्या होगा, हर फेसेस में रहेगा। यानी कि समझ रहे हो, दैट इज क्यूबिक वाले के और फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं और उनको हम लोग इस तरीके से बताते हैं। अब आप लोगों का आखिरी मतलब बुक में जिस ऑर्डर में दिया है मैं उसी ऑर्डर में बता रही हूँ, बट मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि मैंने तुम लोगों को जिस ऑर्डर में बताया तुम उसी ऑर्डर में याद रखो। चलो उसी ऑर्डर में पढ़ते हैं। क्यूबिक के बाद हमने किसको पढ़ा है, टेट्रागोनल को। तो टेट्रागोनल बोलता है कि टेट्रागोनल में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 2 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी कि अगर कोई क्रिस्टल टेट्रागोनल है तो टेट्रागोनल सिस्टम में एफसीसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। टेट्रागोनल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, आप लोगों का एक सिंपल एग्जिस्ट करता है और बॉडी सेंटर्ड। और टेट्रागोनल दिखते कैसे, मतलब पहली बात तो टेट्रागोनल होते क्या है। टेट्रागोनल में जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बट बेसिकली ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये वो वाला केस हो जाता है। किसमें, टेट्रागोनल के केस में, है ना। तो ये आपका टेट्रागोनल है। तो क्या ये टेट्रागोनल मैंने बाजू में बनाया है, हाँ देखो ये ऐसा दिखता है। क्या तुम्हें लगता कि तुम्हारा ये वाला टेट्रागोनल आपके ऊपर बने हुए क्यूब से अलग है? थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि लेंथ सी की थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा हाइटेड दिख रहा है बस। लेकिन क्या यहाँ पे जो वर्ड है सिंपल, क्या सिंपल का मतलब बदला? क्या नहीं, हाइट बदल गई, थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्ट हमें लंबा दिख रहा है, बट सिंपल अभी भी वही मतलब रखता है। क्या कि कॉर्नर पोजीशंस में एटम्स होंगे और बाकी जगह नहीं होंगे। और बॉडी सेंटर में कॉर्नर पोजीशंस में एटम होंगे लेकिन आप लोगों के बॉडी के सेंटर में होंगे। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा था आखिरी में किसको रखते हैं हम, रोम्बोहेड्रल को रखते हैं। रोम्बोहेड्रल बोलो क्या होता है। रोम्बोहेड्रल में सबसे पहले तो क्या एग्जिस्ट करता है वो आपको याद होना चाहिए। तो रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, सिंपल। रोम्बोहेड्रल किसको कहते हैं, जैसे रोम्बस होता है ना, बस वो याद रखो कि ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों इक्वल होते हैं, बट एंगल 90 नहीं होता। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है और वो लोग क्या, सिंपल। रोम्बोहेड्रल में आपको ना तो बॉडी सेंटर्ड मिलता है, ना ही आपको फेस सेंटर्ड मिलता है, ना ही आपको एंड सेंटर्ड मिलता है, ना ही आपको एज सेंटर्ड मिलता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल। ऐसा ही सेम पैटर्न और कितने लोग शो करते हैं, देखो ट्राइक्लिनिक इस वाले में भी आपको सिर्फ सिंपल मिलता है, हेक्सागोनल इस वाले में भी आपको सिंपल मिलता है। बेसिकली हमारे पास जो टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम थे, 3 क्रिस्टल सिस्टम थे। उन 3 क्रिस्टल सिस्टम्स में से आप लोगों का रोम्बोहेड्रल, मतलब ये आखिरी के 3, ये जो आखिरी के 3 है, इन तीनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ कितना क्लासिफिकेशन होता है, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन। और इनका वो एक क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपल। बताओ, याद रखना कितना आसान है अगर आप प्रॉपर पैटर्न में अगर पढ़ाई करो तो, है ना। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है यार उतना बड़ा हम चार्ट कैसे पढ़े। तो आपको उतना बड़ा चार्ट नहीं पढ़ना है, आपको पैटर्न में चीज याद रखनी है कि आखिरी के 3 वालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन होता है और वो होता है उन लोगों का सिंपल। तुम खुद सोचो, एक ही चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में तो ऑब्वियसली वो अपग्रेडेड मॉडल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो सबसे सिंपल एग्जिस्ट करता है। फिर सिंपल को ही तो अपन मॉडिफाई कर करके थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं ना, बट एडवांस एग्जिस्ट करता है बट सिंपल एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कभी सुना है? नहीं ना।
अगर टच स्क्रीन वाले फ़ोन है तो इसका मतलब कीपैड वाले भी होंगे, बराबर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कीपैड के बिना ही डायरेक्ट टच स्क्रीन पैदा हो गया था, वैसा तो नहीं। अच्छा, अब आप लोगों का जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये ऑर्थोरोम्बिक वाला जो सिस्टम है इसको देखते हैं, मतलब इसी की और पढ़ाई करते हैं। मोनोक्लिनिक, देखो इसको हम लोगों ने कितने में क्लासीफाई किया है, पढ़ो। एक हो गया आपका सिंपल और एक हो गया बेस सेंटर्ड। कल तुम्हें मैंने बताया था बेस सेंटर्ड का दूसरा नाम होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड मतलब कोई भी दो अपोजिट फेसेस ले लो, बस उन्हीं दोनों अपोजिट फेसेस पे एटम्स होंगे, बाकी फेसेस खाली होंगी। हाँ, कॉर्नर में तो डेफिनेटली होगा। तो मोनोक्लिनिक के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है आपका सिंपल और एक होता है एंड सेंटर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इन सभी में इकलौता आप लोगों का टेट्रागोनल ही एक ऐसा महान इंसान, ऑर्थोरोम्बिक ही आपका एक ऐसा महान इंसान है जिसके टोटल 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। किसके 4 क्लासिफिकेशन कौन शो करता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ही होता है जो हमारे टोटल 4 क्लासिफिकेशन देता है। कौन कौन से 4? सिंपल भी होता है, इसके पास बॉडी सेंटर्ड भी होता है, इसके पास फेस सेंटर्ड भी होता है और इसके पास एंड सेंटर्ड भी होता है। ये चारों चीजें आप लोगों को कहाँ मिलती हैं? ऑर्थोरोम्बिक में। हमारे पास 3 का क्लासिफिकेशन शो करने वाला प्राणी कौन है? 3 का क्लासिफिकेशन शो करने वाला प्राणी है सिंपल। यह आप लोगों को क्या क्या देता है? क्यूबिक वाला सिंपल भी देता है, बॉडी भी देता है और फेस भी देता है। अब जो बच गए आप लोगों के 3, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ठीक है। अच्छा, 3 कहाँ? 2 ही तो बच गए, राइट। अब आपके पास 2 ही बच गए, एक टेट्रागोनल बच गया और एक बच गया आप लोगों के पास कौन? मोनोक्लिनिक। बस अब आपको इनका याद रखना है, ये दोनों के दोनों सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन शो करते हैं। मतलब इनको कितने इसमें टोटल क्लासिफाई किया जाता है? 2 में से एक क्लासिफिकेशन तो कंफर्म है, कौन सी वाली होगी? सिंपल वाली होगी। मतलब सिंपल ना हो ऐसा हो सकता है क्या? सिंपल दोनों के पास होगा, सिंपल के बिना तो चीजें चल ही नहीं सकती, ठीक है। सिंपल तो होगा ही होगा, तो ये सिंपल है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन कौन है ये आपको याद रखना पड़ता है और बस इसी में कंफ्यूजन होता है। अगर मैं बोर्ड का पेपर सेट कर रही होती तो मैं इन 7 में से आपको ऑप्शन देती कि बताइए कि सिंपल और साथ ही साथ में आप लोगों का बॉडी सेंटर शो करने वाला कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, ताकि एक स्टूडेंट टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक के बीच में कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि जो मोनोक्लिनिक वाला होता है ये आप लोगों का क्या देता है? एंड सेंटर्ड देता है। एंड सेंटर्ड बोलो या बुक के अकॉर्डिंग बेस सेंटर्ड को ये देता है। अब जिसने इस लॉजिक से ही नहीं पढ़ा है, जैसे मैंने कैसे पढ़ाया, आखिरी के 3 वाले जो लोग होते हैं, आखिरी के 3 बोलो कौन? रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और कौन? ट्राइक्लिनिक। ये सभी एक ही देते हैं और वो एक कौन होगा? ऑब्वियसली सिंपल होगा। ऑर्थोरोम्बिक इन सभी में इकलौता ऐसा क्रिस्टल है जो 4 टाइप के क्लासिफिकेशन देता है। 4 टाइप कौन से? जो 4 हमने कल पढ़े थे। सिंपल भी देता है, बॉडी भी देता है, फेस भी देता है, एंड भी देता है। क्यूबिक हम लोगों का ऐसा सिस्टम है जो 3 चीजें शो करता है, सिंपल भी देता है, बॉडी भी देता है और फेस सेंटर्ड भी देता है, ठीक है। मैं बता दूं, हम लोगों के पूरे सिलेबस में क्यूबिक ही हमको पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो पूरा सिलेबस है ना वो क्यूबिक के अराउंड ही घूमता है, बाकी हम कोई पढ़ते भी नहीं है। बट हाँ, बाकी के कौन कौन से टाइप एग्जिस्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। अब कंफ्यूजन सिर्फ 2 ही जगह होती है, टेट्रागोनल में होती है और दूसरी होती है बोलो कहाँ पे? आप लोगों के मोनोक्लिनिक में। तो दोनों के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं ये कम से कम पता होना चाहिए। कितने? 2। अब 2 में एक बोलो क्या होगा? सिंपल तो होगा ही होगा। बस कंफ्यूजन वाला जो पार्ट होता है ना वो ये कि इसके पास बॉडी है और इसके पास क्या है? एंड है, खत्म। क्या तुमको ये हार्ड लगा? नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है। एक बार काउंट करके देखो कितना कितना आता है। देखो, इसके टोटल 3 क्लासिफिकेशन, इसके 2, इसके 4, इसके 2 और इन तीनों का मिला के 3। काउंट करिए कितना आता है। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। यानी कि इन चारों को अगर मैं ऐड करूं तो ये इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। बस इन्हीं 14 चीजों को मिलाकर बेसिकली हम लोग हमारा क्या कहते हैं? ब्रेवियर्स लैटिस कहते हैं। पेपर में अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि ब्रेवियर्स लैटिस को एक्सप्लेन करो, अगर मान लेते हैं 2 मार्क्स के लिए आया है तो पहले तो आप ब्रेवियर्स लैटिस को डिफाइन करोगे, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए अगर आया है तो ब्रेवियर्स लैटिस को आप क्या करोगे? डिफाइन करोगे। किस तरीके से हम ब्रेवियर्स लैटिस को डिफाइन करते हैं मैं बता देती हूँ
कि बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज़ बीन प्रूव दैट कि सिर्फ 14 डिफरेंट काइंड के ही स्पेस लैटिसेस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, बस ये बाकी जो नीचे लिखा हुआ है वो सब पॉइंट छोड़ दो, जितना मैं मार्क करा रही हूँ ना स्काई ब्लू कलर से उतना ही लिखना। और इन्हीं 14 चीज़ों को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। और ये 14 चीज़ें आई कहाँ से, आप लोगों के वो जो 7 क्रिस्टल्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, उन्हीं 7 क्रिस्टल्स के क्लासिफिकेशन से आई है बस। ठीक है, बराबर, ओके, समझ में आ रहा है। 14 ब्रेवियस लैटिसेस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये हो गए पॉइंट्स है। हाँ, ये ब्रेवियस लैटिस का अगर शॉर्ट नोट आता है तो पॉइंट है, ये 1, ये 2, ये आपका 3rd पॉइंट, बराबर, अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट आपको लेट्स से किसी ने बोला चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर नेम्ड एज दिस दिस दिस। अच्छा, इसको लिखने की नीड नहीं है, छोड़ो। और फिर चौथे पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल। लेकिन ये क्या टेबल हमें पूरा का पूरा लिखना है क्या, इतना टेबल कैसे याद कर पाएंगे, या तो कर लिया भाई। एक कॉलम क्या बनाओगे, क्रिस्टल का नाम, दूसरे कॉलम में क्या बनाओगे, उसके क्लासिफिकेशन, और तीसरे कॉलम में क्या बनाओगे, उसका डायग्राम। डायग्राम की जरूरत है, ठीक है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर। आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन लिखा है यही अपनी नोट्स कॉपी में छापना है। अगर एक्सप्लेन ब्रेवियस लैटिसेस कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है तो, बट ये 2 मार्क्स के साथ आपको चार्ट भी बनाना है। और चार्ट बना लोगे ना, बहुत बेटर रहेगा, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है पेपर चेक करने वाले पे। बट चार्ट हम बनाएंगे कैसे, इतना बड़ा चार्ट नहीं, इतना बड़ा चार्ट नहीं बनाना है आपको। सिर्फ आपको 2 कॉलम बनाने, एक कॉलम की हेडिंग रखनी है क्रिस्टल सिस्टम, दूसरे कॉलम की हेडिंग रखनी है ब्रेवियस लैटिस, और एक हेडिंग ये वाला आपको बेसिकली हटा देना है। डायग्राम बना के तुम्हें क्या मिलेगा भाई, कोई कुछ नहीं मिलने वाला फिर, है ना। तो आपको सिर्फ लिखना है, क्यूबिक में बोलो कितने, 3, ऑर्थोरोम्बिक में बोलो कितने, 4, टेट्रागोनल में बोलो कितने, 2, बस ये नाम लिखना। और इसको बुक के अकॉर्डिंग मत लिखना, मैंने कैसे सिखाया है वैसे ही लिखना। बुक के अकॉर्डिंग लिखने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, चारों बस 7 नाम होने चाहिए, बस इतना मायने रखता है, और सही होने चाहिए। बुक वाले ने क्योंकि मैडम क्यूबिक के बाद ऑर्थोरोम्बिक लिखा है तो मैं भी ऑर्थोरोम्बिक लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप इसी ऑर्डर में लिखो जिस ऑर्डर में आपको सिखाया गया है, डन। यह आपको आपके ब्रेवियस लैटिस में लिखना। तो इस वीडियो क्लास में हमने ये सीखा कि ब्रेवियस लैटिस होता क्या है, और अगर पेपर में 2 मार्क या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, जितना मार्क आपके टारगेट में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, उसके अलावा आपको हमेशा ब्रेवियस लैटिस वाले क्वेश्चन में ये चार्ट आपको ड्रॉ करके देना है। ये तुम्हारा इस वीडियो लेसन से निकल के आने वाला टॉपिक। रही बात क्या ये डायग्राम हमको नहीं पूछे जा सकते क्या, देखो डायग्राम को पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट इट डजंट मीन्स कि डायग्राम पूछे नहीं जा सकते, डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा ड्रॉ करिए ट्राइक्लिनिक, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके का थोड़ा सा स्लैंट वाला पार्ट जो रहता है वो बेसिकली हम लोगों का क्या कहलाता है, ट्राइक्लिनिक कहलाता है। ठीक है, बराबर, अच्छा, बस यही वाली चीज़ है। लेकिन मैं बता दूं, ये देखो पढ़ो, यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है फॉर टीचर्स, ये मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन डू यू नो वाले पार्ट में लिखी रहती है आप उसको यूज नहीं करेंगे, किस काम के लिए, इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, यानी कि वहां से क्वेश्चन बनाने के पर्पस के लिए, समझ रहे हो। बट मैं स्टिल तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, बुक में भले ही वहां पे लिखा है बट आपको एटलीस्ट ये कौन कितने पार्ट्स में क्लासीफाई है ये लिखना ही है, अपने उसमें डालना ही है अपने पेपर में वो जानकारी। ठीक है, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और रही बात सीबीएसई वालों की, तो उन लोगों को तो ये मस्ट है, उनको तो लिखना ही है। और ये तुम्हें पिछले साल तक तुम्हें भी लिखना पड़ता है, ये इस साल उन्होंने डू यू नो फैक्ट के अंतर्गत इसको डाल दिया, अदरवाइज ये चीज़ नॉर्मल है, हर स्टूडेंट को आती है। ठीक है, हर स्टूडेंट को ये चीज़ आती है, पूरे भारत में जितने भी लोग पढ़ते हैं। तो उसमें तुम ही अकेले नमूने क्यों बनो, कहीं का अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया फिर कहीं ये आया तो कैसे, इसीलिए ये करना। डायग्राम वाली चीज़ पे उतना अपना दिमाग खर्च मत करो, लेकिन हाँ ये चीज़ पे करना। अब बताओ कल की क्लास को और आज की क्लास को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने से तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल और रिविजन भी हो जाएगा कि किस तरीके से मैडम आपने लिखने को कहा था। देखो पहला नाम बोलो हम लोग किसका लिखते हैं, क्यूबिक का लिखते हैं। उसके बाद किसका लिखते हैं, टेट्रागोनल का लिखते हैं। उसके बाद आखिरी के 2 लिख लो, बोलो आखिरी के 2 कौन होता है, आखिरी में होता है आप लोगों का रोम्बोहेड्रल, है ना। उसके ऊपर कौन होता है, उसके पहले होता है हेक्सागोनल, और बीच में आप लोगों के क्या होते हैं, एक होता है आप लोगों का ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के बाद क्या होता है मोनोक्लिनिक,
और मोनोक्लिनिक के बाद क्या होता है आप लोगों के पास ट्राइक्लिनिक। ठीक है। अच्छा, अब मान लेते कल अगर तुम्हें मैंने ये चीज़ नहीं सिखाई होती और डायरेक्ट मैं तुम्हें ब्रेवियस लैटिस में ये चीज़ पढ़ाना शुरू कर देती तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाता। इसीलिए ज़रूरी होती है चीज़ें सीक्वेंस वाइज पढ़ना, चाहे बुक में दी हो या नहीं दी हो। अब बात आती है कि हम लोग टोटल 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम बनाते हैं इनकी साइड्स के बारे में, नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं इनके एंगल्स के बारे में, और उसके बाद एक और कॉलम बनाते हैं इनके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं ब्रेवियास के अकॉर्डिंग। तो क्यूबिक में बोलो कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? बॉडी सेंटर्ड। तीसरा कौन सा होता है? फेस सेंटर्ड। बाकी मुझको अभी उसके नीचे वाले का नहीं पता, बात का बाद में देखेंगे। ऑर्थोरोमिक में कितने होते हैं? 4। सिंपल होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, तीसरा फेस सेंटर्ड होता है, और चौथा यहाँ पे क्या होता है? एंड सेंटर्ड होता है। ठीक है। और कुछ जानकारी आपको पता है क्या? हाँ, आखिरी के तीनों के सिर्फ एक एक ही क्लासिफिकेशन होते हैं, वो है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, खत्म कहानी। अब कंफ्यूजन होता है मोनोक्लिनिक में, और कंफ्यूजन किस में होता है? टेट्रागोनल में। तो देखो, जो मोनोक्लिनिक भाई साहब है इनके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, और जो टेट्रागोनल है इनके भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। दोनों क्लासिफिकेशन में सिंपल वाली चीज तो भैया रहेगी। बीसीसी नहीं होगा मान सकते हैं, एफसीसी नहीं होगा मान सकते हैं, एंड सेंटर्ड नहीं होगा मान सकते हैं, बट सिंपल क्यूबिक नहीं होगा, ये नहीं मान सकते। तो टेट्रागोनल में सिंपल क्यूबिक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, बस इतना है कि उसके साथ हमको किसको रखना है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि टेट्रागोनल के साथ वहां पे रहता है बॉडी सेंटर्ड, और जो आपका ये रहता है क्या नाम है इसका, मोनोक्लिनिक, इसके साथ क्या रहता है आप लोगों का? एंड सेंटर्ड। ये देखो, याद हो गया हमको। क्या कठिन है क्या याद करना? कि कठिन याद नहीं किया जा सकता? बताओ। फिर किया जा सकता है ना, कितना सिंपल है। बस पैटर्न जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है वो ABC वाले रिलेशनशिप हम कैसे याद रखें। तो देखो, स्टेट बोर्ड की इस साल की जो किताब आई है उसमें तो ABC अल्फा बीटा वाले रिलेशनशिप है नहीं, तो तुमको अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो। परंतु अगर मान लेते हैं तुम थोड़ा सा भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर मान लेते तुम NCERT को अगर रेफर कर गए, क्योंकि देखो पूरे भारत में जो केमिस्ट्री की रेफरेंस सिलेबस बुक होती है वो बेसिकली NCERT होती है हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। हाँ, स्टेट लेवल के डेफिनेटली मैं उनकी बात नहीं करी, बट जो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी जो रेफरेंस बुक होती है वो NCERT होती है। ये नहीं कह रही कि NCERT से सवाल उठ के आते हैं, बट उससे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं जो जो टॉपिक उसमें है। तो और ये लास्ट ईयर तक आपकी भी किताब में था, इसी साल उन्होंने इस किताब से इसको हटा दिया। तो हमको पता होना चाहिए कैसे होगा। बोलो। क्यूबिक कल कैसा सिखाए थे तुमको कि यहाँ लिख दो A = B = C। यहाँ लिखे हो तो आखिरी वाले में भी लिखना पड़ेगा A = B = C। फिर क्या बताया था तुम्हें कि 2 को इक्वल करके 1 को ऐसे काट दो, फिर वही सेम पैटर्न 2 को इक्वल करके आप क्या कर दो, इसको ऐसे काट दो। याद आ रहा है? कल ऐसा बताए हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर कल ही और भी कुछ चीज़ें सिखाई थी। ऑर्थोरोम्बिक अगर आ जाए तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है आपका, ये अनइक्वल हो जाता है, मतलब तीनों ही आपके बेसिकली क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। अब यहाँ पे अनइक्वल आपके तीनों होंगे। ये लो, हो गया। क्या हमको रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, हमें कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमें ये चीज़ें याद भी हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चीज़ें कैसी रहती हैं आप लोगों की, बहुत ही सिंपल होती है अगर आप लॉजिकली चीज़ों को देखो तो। अब कन्फ्यूजन देखो, एक स्टूडेंट को एंगल्स को लेकर होता है। एंगल के बारे में भी मैंने कल तुम्हें बहुत सारी जानकारी दी थी कि इनको पैटर्न के हिसाब से याद करना है। जैसे कि क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए अल्फा = बीटा = गामा = बोलो कितना होता है? 90। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों का ट्राइगोनल, ये एक ऐसा, मतलब जो आप लोगों का रोम्बोहेड्रल यानी कि आखिरी वाला, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये तीनों इक्वल तो होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होते। और ट्राइक्लिनिक, ये तो भैया आप लोगों का वो महान इंसान है, ठीक है, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है, यानी कि अल्फा ≠ बीटा = गामा। और जो हेक्सागोनल है उसमें आप लोगों का अल्फा और बीटा 90 तो होते हैं, लेकिन आपका जो गामा होता है वो 120। तो देखो 7 में से 4 लोग तो ऐसे याद हो गए। अब दिक्कत होती है एक स्टूडेंट को टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक को याद करने में। तो उसके लिए भी हम तुम्हें बताए थे कि किस तरीके से लॉजिक रखना है। क्या
कि आप लोगों के जो ये बचे हुए हैं कौन, टेट्रागोनल, जो क्यूबिक फॉलो करता है वही टेट्रागोनल भी फॉलो करता है, ठीक है, और वही सेम चीज आप लोगों का ऑर्थोरोम्बिक भी फॉलो करता है। यानी कि टेट्रागोनल में भी आपको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑर्थोरोम्बिक में आपको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग के तीन तो सेम टू सेम है ना। अब बचता है एक ही महान इंसान, बोलो कौन, आप लोगों का मोनोक्लिनिक। ये थोड़ा तुम्हारा अजीबोगरीब इंसान है, ये बल्कि सबसे अजीबोगरीब है। ये क्या करवाता है, बोलो ये क्या करवाता है आप लोगों का, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करवाता। ये थोड़ा सा अलग नमूना है, नमूना। ये क्या करता है, अल्फा इक्वल टू गामा, ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बीटा आप लोगों का 90 डिग्री का नहीं होता। तो देखो इसमें स्टार्टिंग के तीनों सेम, आखिरी वाला आपको याद रखना है, बस खत्म कहानी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को रोकते हैं। अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे।